हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज लेके आया हूं एक नई वीडियो, वो है क्लास 12 के लिए। और इसमें अपने लोग स्टडी करेंगे इमोशनल ईएमएफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस, एडवांस एंड एज वेल एज फॉर एकेडमिक्स। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडेज लॉ अच्छे से आ गया, लेंस लॉ अच्छे से आ गया। नहीं आया है तो पिछली वीडियो प्लीज जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो देखने का फायदा है, वरना इस वीडियो में आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ट्रस्ट में। अब शुरू करते हैं। मोशनल ईएमएफ टॉपिक का नाम है मोशनल, नॉट इमोशनल, ई नहीं डालना, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको मैं ईएमएफ बोल सकता हूं। ईएमएफ तो सर एक बैटरी के पास होता है, बिल्कुल। ईएमएफ एक बैटरी के पास होता है। तो आज अपने लोग क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर कंडक्टर को एक बैटरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये समझिए, एक पर्टिकुलर कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं एक बैटरी के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कि एक कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव कर सकता है। वो कब हो सकता है कि जब एक पर्टिकुलर कंडक्टर को, कंडक्टिंग रॉड को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग रॉड को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, और प्लेस करने के बाद उसको एक वेलोसिटी v प्रोवाइड करवा देते हो। रॉड जिसकी लेंथ है l, उसके पास वेलोसिटी है v, और मैग्नेटिक फील्ड है b। जब आपने उसको एक वेलोसिटी v प्रोवाइड करवाई, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी v प्रोवाइड करवाई, लेंथ l है, मैग्नेटिक फील्ड b में मूव हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो रॉड है एक बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी और एक आपको अमाउंट ऑफ अच्छा पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएगी। वो पोटेंशियल आपका एक ईएमएफ के फॉर्म में है। तो रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव कैसे करेगी वो अपने लोग करेंगे, बट द नेसेसरी कंडीशन यहां पर ये होनी चाहिए, सबसे पहली चीज, कि v दैट इज वेलोसिटी, लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड B, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। नहीं होंगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वरना उसके लिए फॉर्मूला जो है वो अटके मिलेगा। वो भी आपको करवा दूंगा इसमें कि जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, उसका एक जनरल केस है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो वी एल बी अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ये पर्टिकुलर रॉड एक ईएमएफ प्रोवाइड करवाएगी, और वो ईएमएफ का फॉर्मूला मिलता है बी एल वी। समझिए, यहां पर आपको ईएमएफ जो ये पर्टिकुलर रॉड है जो प्रोवाइड करवाएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, बी एल वी। तो यहां पर आप उस रॉड का पॉजिटिव एंड भी बताओगे और साथ में साथ नेगेटिव एंड भी बताओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1 से। क्या है मेथड नंबर 1, क्या होगा उसमें, तो वही सेम चीज फिर से, कि अगर आप एक रॉड लेते हो, ठीक, उसको प्लेस कर देते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, और साथ में साथ उसको एक वेलोसिटी v प्रोवाइड करवाते हो, मैग्नेटिक फील्ड b में आपने प्लेस करा हुआ है, वेलोसिटी v प्रोवाइड करवा दी, और लेंथ l है। तो रॉड में ऐसी क्या चीज होती है भाई, इनिशियली जब उसके ऊपर आपने कोई भी करंट नहीं पास करवाया है, कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो उसके पास क्या चीज है अपनी, तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब अगर हम बात करें, एक चार्ज Q जब एक वेलोसिटी v से मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स निकल के आया, कौन सा, QVB। कौन सा फोर्स निकल के आया, QVB, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स की अगर मुझे डायरेक्शन पता चलनी हो तो मैं इजीली पता कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर की तरफ, ध्यान से देखिए, आगे की तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है कब, जब आपका चार्ज कौन सा, पॉजिटिव हो। कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव हो। बट यहां पर कौन सा चार्ज है, तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो थंब आपका इस बार कहां चला गया, नीचे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ऑटोमेटिकली क्या करना, मिडिल फिंगर को इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर देना। नेगेटिव चार्ज के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना, तो आपको
इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मिल जाएगी कि ये किस तरफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूव करना शुरू कर देगा। तो किधर जाएगा ये नीचे जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रॉड मूव करती जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भागेंगे, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ भागना चाहेगा। कुछ इस तरह से ध्यान से देखिए, ये रॉड और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ भागना चाहेगा इधर। तो उसी सेम टाइम पर पॉजिटिव चार्ज कहां जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना चाहेगा। नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज उधर एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेशन की वजह से जब आपके चार्जेस फिक्स्ड हो जाते हैं एक जगह पर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब फिक्स हो जाएगा एक ही जगह पर, तो क्या सेटअप करेगा वो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सेटअप करेगा वो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज इधर सेटअप हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर सेटअप हुआ, किसकी वजह से भाई, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इलेक्ट्रोस्टैट्स घुस गया चौथे यूनिट में। देख भाई, पहला यूनिट भी नहीं आता तो भी दिक्कत होने वाली है। मैंने तो पहले ही कहा था जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाना शुरू करा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा यूनिट आपस में लिंक्ड है। पहला नहीं समझ में आएगा दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा तीसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं समझ में आएगा तो चौथा नहीं आएगा। तो देखो ना, इसमें तीसरा यूनिट कैसे लगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्यू वी भी नहीं आता होगा तो कैसे समझ में आएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता होगा तो कैसे समझ में आएगा। तो सारे के सारे यूनिट्स भाई, पहले 5 यूनिट तो आपस में इंटरलिंक्ड है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, तो वो ठीक है, वो थोड़ी बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, अरे वेव ऑप्टिक्स 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है, वो हटके हैं, बट पहले 5 यूनिट आपस में लिंक्ड है भाई, वो सीक्वेंस मेंटेन रखनी है। तो भाई पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हुआ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हुआ, तो उसी सेम टाइम पर जब ये एक्यूमुलेशन हो रहा था, धीरे धीरे चार्ज सेटअप हो रहा था, धीरे धीरे चार्ज सेटअप हो रहा था, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी। ये बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करेगी भाई, उसी सेम टाइम पर चार्जेस नीचे आ रहे हैं ना, चार्जेस नीचे आ रहे हैं, चार्जेस को एक्यूमुलेट करा जा रहा है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। बढ़ता हुआ चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा, बढ़ता हुआ चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी भाई, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक मोशन प्रोवाइड करवाएगी ऊपर की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, ऊपर की तरफ। वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बन जाएगा वो, इलेक्ट्रिक। उसी सेम टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लाना चाह रहा है, उसी सेम टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लाना चाह रहा है, उसी सेम टाइम पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लेके जाना चाह रहा है। तो चार्ज धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो एंड्स के क्रॉस चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। तो कौन सा फोर्स कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, दोनों के दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएंगे। बात समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, जो चार्जेस थे बीच में वो मूव कर रहे शुरू कर गया, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। किधर की तरफ, एक एंड की तरफ। नेगेटिव चार्ज नीचे आना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना शुरू हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, प्रोटॉन्स सॉरी जो कोई पॉजिटिव चार्ज हो वो ऊपर चला गया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई चार्ज क्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाता है, क्यू ई नाम का। चार्ज क्यू बोले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आ गया क्या, एफ ई की वैल्यू आ गई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो स्मॉल ई वी भी आ जाएगा, तो ये स्मॉल वी होगा वेलोसिटी वाला वी, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। धीरे धीरे चार्ज बढ़ना शुरू हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा, ई बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। किसकी कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो अपने लोग क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स दैट इज स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई विल बी इक्वल टू स्मॉल वी डी इनटू ए, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स क्या था, स्मॉल ई वी इनटू वी।
तो स्मॉल ई से स्मॉल ई कैंसिल हो गया भाई, तो क्या बचा, कैपिटल ई विल बी इक्वल टू स्मॉल वी इनटू बी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ई वेक्टर विल बी इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको साफ दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर सेटअप हो गया, नेगेटिव चार्ज सारा का सारा इधर सेटअप हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर बैटरी के फॉर्म में ये वायर आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला और नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये पता करना है कि ये कितना पोटेंशियल होगा, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, तो वो मैं कैसे पता करूंगा। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन दो एंड्स के अक्रॉस सेटअप हुई है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। कितनी है, एल है। तो मैंने एक ऑलरेडी फॉर्मूला सुना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कौन सा वाला भाई, दो एंड्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ई इंटू एल, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू व्हाट, ई इंटू एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वीबी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वीबी इंटू एल। तो आपको उन दो एंड्स के अक्रॉस का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो मैं इजीली पता कर पाता हूं, कैसे, दैट विल बी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू बी वी एल। ये वी जो है ये कैपिटल है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, और वो जो स्मॉल वी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा वी बेसिकली क्या हुआ, डेल्टा वी यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ईएमएफ, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग रॉड को मैं सेल में कन्वर्ट कर रहा हूं जिसका ईएमएफ कितना है, डीवीएन। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले क्या एक रॉड एक सेल में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसका सिंपल आंसर इज यस। कैसे हो सकती है, तो आप क्या करो, उस रॉड को एक वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली वही रॉड एक ईएमएफ प्रोवाइड करवाना शुरू कर देगी, और वो उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, बी वी एल। ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, बी वी एल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता करना है इसमें करंट कितना निकलेगा, कितना करंट है जो ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो सपोज अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं इसी रॉड के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा देता हूं कुछ इस तरह से, सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल आर। ठीक है, तो देखा जाए तो यार इसको मैं क्या प्रूव कर चुका हूं, ये तो एक्सेल है, तो ठीक ये हो गया एक्सेल। अब ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। एकेडमिक में तो नहीं बट कंपटीशन में कभी कभी ये भी दिया जाता है कि इस रॉड का रेजिस्टेंस है कितना, स्मॉल आर। तो रॉड का रेजिस्टेंस, अब रॉड एक सेल की तरह है तो सेल का रेजिस्टेंस हुआ, और सेल के रेजिस्टेंस को नाम क्या दिया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसको साथ में लगा दिया यहाँ पे, वाह, क्वेश्चन बन गया ना एक, कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो एक सेल का ईएमएफ ई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं कैपिटल आर, तो ऑटोमेटिकली उसमें से करंट फ्लो करेगा आई नाम का। तो करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कौन था, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो ईएमएफ मैं निकाल चुका हूं कितना, बी एल वी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर वायर। तो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो आप इसलिए पता कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। अब करंट की डायरेक्शन पता करने का एक और तरीका भी मैं आपको बता दूं, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अपने लोगों ने लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर अपने लोगों ने लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, वी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक, तो आपका जो करंट है, करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है हमेशा किधर है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्लियर है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, आपका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां गया, ऊपर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां गया, ऊपर। तो ऑटोमेटिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। तो थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर। बहुत आसान तरीका है, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करो बस, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करो, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, थंब कहां चला गया, ऊपर, तो थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, तो करंट इधर ही तो है।
इसमें कैसा करंट क्लॉकवाइज ही तो है। यही आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया था, सपोज यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पाम बाहर आ गया, ठीक, करंट वेलोसिटी भी उधर है, तो ऐसे आया था। तो इस बार आपका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होता, नीचे की तरफ। तो याद करने का तरीका है ये कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में क्या है, आपके करंट की डायरेक्शन। सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान तरीका। तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से करंट फ्लो करेगा और कितना करंट फ्लो करेगा। देख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड, ये था मेथड नंबर 1, ठीक है, यह है आपका मेथड नंबर 1 जो कॉम्पिटिशन्स में ज्यादातर आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट मेथड नंबर 2 जो ज्यादातर आपको पब्लिकेशंस की बुक्स में मिलेगा, ठीक है, तो उस मेथड को अब भी आप देख लीजिए, इजी होता है वो मेथड, बट कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स करने में आपकी वहां पर थोड़ा सा आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड तो वही सेम, आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लेने के बाद आपने एक कॉइल कंसीडर करी, कॉइल, कंप्लीट एक कॉइल, और उस कॉइल में एक जो आर्म है, एक जो आर्म है, उस आर्म को मूवेबल रख दिया, ए बी आर्म को मूवेबल रख दिया, ठीक। अब ए बी आर्म कंप्लीट कॉइल देखा जाए तो क्या है, कंप्लीट कॉइल तो एबीसीडी है। इस कंप्लीट कॉइल में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा होगा तो अगर हमें वो पता करना है, वो कैसे पता करेंगे। दूसरी चीज, ये मूवेबल आर्म है, अगर ये मूव करेगा, ध्यान से देखिए, अगर ये मूव करेगा किसी वेलोसिटी v से, अगर ये मूव करता है किसी वेलोसिटी v से, तो हमें अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ लिया कि रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड b ऑफ लेंथ l विल बी प्रोड्यूसिंग अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें ये तो पता चल चुका है कि बीएलबी होगा, बट मेथड नंबर 2 के थ्रू भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये कंप्लीट एक आपके पास क्या है, एक कॉइल, एक एरिया है, एरिया कितना है, एरिया ऑफ द कॉइल इज हाउ मच, लेंथ, और अगर मैं इसको नाम दे दूं x, तो ब्रेड्थ x हो गई, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ l इनटू x, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही है अंदर की तरफ, बी मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तो फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो नॉर्मल अंदर की तरफ चला गया, एरिया के ऊपर मैं नॉर्मल बनाऊं, वो अंदर की तरफ चला गया, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ चली गई, तो थीटा 0 बन गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बचा क्या, फाई इज इक्वल टू बी, एरिया की जगह एल एक्स, फाई आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। पता करना है ईएमएफ, पता करना है ईएमएफ, ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे, ये मेथड नंबर 2 है, ये फैराडेज के लॉज के ऊपर बेस्ड, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो इफ यू नीड मॉड ऑफ ईएमएफ, तो भाई इधर भी आपको मॉड ही लेना है, और बेसिकली आपका जो ईएमएफ होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, आप उसका मॉड ही लेके चलो। तो ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। तो डी ओवर डी टी, और फाई की जगह क्या लगा देना है, बी एल एक्स, क्या लगा दिया, बी एल एक्स। नाउ सी व्हाट इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ क्या चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स्ड है आपकी, ठीक। क्या लेंथ चेंज करेगी, रॉड आगे की तरफ मूव करवाऊंगा तो लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी भाई, लेंथ तो एज इट इज है, ठीक है। बट अगर मैं इस रॉड को आगे की तरफ मूव कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस देखिए ध्यान से, धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये डिक्रीज करेगा। तो B और L को तो मैं ले आया बाहर, क्या बचा, dx अपॉन dt, ठीक है। तो EMF ही, अब ये dx अपॉन dt कहीं सुना सुना तो है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन कवर कर रहा है, ये वेलोसिटी भी कवर कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कितना इजी था, कहाँ डाल दिया आप लोगों ने चक्कर में, है ना, कि कितनी आसानी से आपने प्रूव कर दिया, ये पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर इसको मैं पहले बता देता आप उसको ध्यान से नहीं सुनते। जो मेंटेलिटी है ना बच्चों की, कि यार जो पर्टिकुलर चीज है इजी होती है वो टीचर पहले करा देता है, तो डिफिकल्ट वाली को क्यों सुने, वो सुनना ज्यादा जरूरी था यार। उसके ऊपर आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस आएंगे, आपको डायरेक्शंस निकालने में बहुत आसानी होगी, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल निकालने में बहुत आसानी होगी, निकाल इससे भी सकते हो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो मेथड आपको अच्छे से पता होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको ये बता देता है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाता है, क्या इसमें पता चल रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहा है कंडक्टर में, कहाँ पता चल रहा है? दूर दूर तक नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उसको पता होना जरूरी होते हैं। तो यहां पर देखो ईएमएफ मिल चुका है बीएलवी, तो ये दो एंड्स के अक्रॉस, ये दो एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ सेटअप हो चुका है। अब ईएमएफ सेटअप हो चुका है, और ईएमएफ सेटअप होने के बाद जो करंट है, जो करंट है वो तभी फ्लो करता है अगर क्लोज्ड कॉइल हो, अगर क्लोज्ड कॉइल हो। कॉइल क्लोज्ड होगी तो आपका करंट भी फ्लो करना शुरू कर देगा। तो मान लिया जाए कि अगर इस कंप्लीट कॉइल का रेजिस्टेंस था कैपिटल आर, लेट कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस, कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस। तो अगर कैपिटल आर इसका रेजिस्टेंस होगा तो करंट आई कितना हो जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर। तो ई की जगह बी एल वी अपॉन कैपिटल आर। तो आपके पास करंट की वैल्यू आ चुकी है कितनी, बी एल वी अपॉन कैपिटल आर। ये आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू बी एल वी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करते हैं यार कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट का इसमें रोल प्ले होने वाला है, थर्ड यूनिट, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी एक फोर्स लगना चालू हो जाता है। यार अभी तक क्या कर रहे थे, एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं है, हमने उसको मूवमेंट दिया, मूवमेंट की वजह से करंट आया, तो अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। अच्छा, अब वो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो क्या उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी कंडक्टर, लियो भाई, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी कंडक्टर, तो कितना होगा, F इज इक्वल टू करंट कैरिंग कंडक्टर I, मैग्नेटिक फील्ड B, और उसकी लेंथ कितनी है L। तो I की वैल्यू डालो यहाँ पर, कितनी आएगी, बी एल वी अपॉन कैपिटल आर इंटू बी इंटू एल। तो बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर, तो क्या मिला, वी बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया आपके पास क्या, फोर्स। ये आ गया आपके पास क्या, फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो भाई फोर्स की डायरेक्शन तो तब पता चलेगी ना जब करंट की डायरेक्शन पता हो। फोर्स की डायरेक्शन तो तब पता होगी जब आपको करंट की डायरेक्शन बताओ। तो करंट की डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, वेरी इजी, दैट इज योर लेंस लॉ। लेंस लॉ का यूज करें, बिल्कुल। क्या कहता है लेंस लॉ, भाई लेंस लॉ कहता है बेटा बाप को मारेगा, ये कहता था ना, याद करिए, बेटा विल किल हिज फादर। कैसे भाई, भाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द मोशन दैट कॉजेस इट। वो उसी चीज को अपोज करता है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसी चीज को अपोज करता है जो उसको पैदा कर रहा है। तो देखना भाई, आपका ये कंडक्टर इधर की तरफ चल रहा है, आपका ये कंडक्टर इधर की तरफ जब चलेगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी v की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ आएगा, ईएमएफ की वजह से करंट आएगा। करंट ऐसा प्रोड्यूस करो, करंट ऐसा प्रोड्यूस करो कि इसके क्रॉस जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 और ये कम होती जाएगी। देखो ना, नंबर ऑफ फील्ड इसके क्रॉस कम होती जाएगी, डिक्रीज होता जाएगा फ्लक्स, एरिया कम होगा, फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा, एरिया कम होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते हुए फ्लक्स को क्या करना है, डिक्रीज होते हुए फ्लक्स को क्या करना है, बढ़ाना। डिक्रीज होते हुए फ्लक्स को क्या करना है, बढ़ाना। अब फ्लक्स लाइंस अंदर की तरफ है तो नंबर ऑफ फील्ड अंदर की तरफ बढ़ जाए, नंबर ऑफ फील्ड अंदर की तरफ बढ़ जाए, नंबर ऑफ फील्ड अंदर की तरफ बढ़ जाए। ध्यान से देखो, पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी था, लेंस लॉ देखना बहुत जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। पिछला टॉपिक अगर नहीं देखा है तो प्लीज फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ गुरसेवक सिंह डालिए ऊपर, पहले वो देखिए लेंस लॉ। एक उस दोनों को मैंने इसी एक में समझा रखा है, फैराडे जो यहाँ पे लगा रखा है वो भी उसमें, लेंस लॉ जिससे मैं ये डायरेक्शन निकाल रहा हूँ वो भी उसमें, दोनों को लगाइए तो क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा सीरियसली। ठीक है, अब देखो ना, ये इधर की तरफ बढ़ेगी, ये आपकी जो कंडक्टर है ये भी इधर की तरफ आएगी, जब इधर की तरफ आएगी तो इसके नंबर ऑफ फील्ड्स कम होना शुरू हो जाएंगे, नंबर ऑफ फील्ड्स कम होगी, नंबर ऑफ फ्लक्स कम हो गया, तो मुझे नंबर ऑफ फील्ड्स को बढ़ाना है, नंबर ऑफ फील्ड्स को बढ़ाना है, कम होने से रोकना है, तो कम होने से रोकने के लिए नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ा दो। तो भाई यही आपका जो करंट इसमें फ्लो करे वो इस तरह से फ्लो करे कि अंदर की तरफ फील्ड्स बढ़े, अंदर की तरफ फील्ड लेंस बढ़ाने के लिए करंट कैसा, करंट आपको ध्यान से देखिए कैसा, कैसा है ये, क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ये करंट की डायरेक्शन आ जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक, करंट की डायरेक्शन आ गई B2A, करंट की डायरेक्शन आ गई B2A।
ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एबी कंडक्टर। तो भाई अब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल चाहिए। ठीक, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। करंट कहाँ है, नीचे, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, इनवर्ड्स। तो ये फोर्स क्या करेगा, मोशन को फोर्स, ये फोर्स क्या करेगा, मोशन को फोर्स। तो आपका फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, आपका फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स आ गया, ये फोर्स भी आ गया। अब बात आती है पावर। तो पावर कितनी सेटअप होगी, तो पावर के लिए फॉर्मूला लो भाई, सारी चीजें इसी में आ जानी है। पावर के लिए फॉर्मूला, तो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर P इज इक्वल टू फोर्स की जगह आ जाएगा VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन रेडियस R इनटू वेलोसिटी V। तो क्या मिला, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज P। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, P, मैं BLV को ब्रैकेट में ले लूं तो BLV तो कुछ दिखता है मुझे, क्या BLV मुझे कुछ दिख रहा है क्या, EMF। तो क्या करूं, मैं ये पुट कर दूं EMF का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। लो भाई, ये भी एक फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़े। ओके, तो मैंने कहा था एक जनरल केस भी करवाऊंगा, है ना, तो एक जनरल केस भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो जनरल केस में बेसिकली क्या कर रहे हैं, करेंगे ना, जो रॉड अपने लोगों ने पहले केस में क्या करा था, या तीनों को, वेलोसिटी को, लेंथ ऑफ रॉड को और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा था। अब क्या करेंगे, जो रॉड है उसको किसी एंगल पर रख देंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ द जनरल मेथड। तो एक जनरल है ना, जनरल केस देख लो, एक एक तरह से सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर करी। अभी तक क्या कर रहे थे, अपनी मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वेलोसिटी सबके सब आपस में म्यूचुअली कैसे थे, परपेंडिकुलर। बट अगर अब की बात करें तो अपने लोगों ने क्या करा, कंडक्टर लिया, ठीक, और वो कंडक्टर किसी एंगल थीटा पर प्लेस कर दिया, किसी एंगल थीटा पर प्लेस कर दिया विद रिस्पेक्ट टू योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब अब देखिए, ये कंडक्टर है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है, और ये कुछ इस तरह से मूव करना चालू कर दे इधर की तरफ, वेलोसिटी v इधर की तरफ। तो और ये बना रहा है कुछ एक एंगल अल्फा, किसके साथ, इस कंडक्टर के साथ, ये कुछ एंगल अल्फा बना रहा है। अगर आपको 90 दिख रहा है तो प्लीज अवॉइड करिएगा, ये कुछ एंगल है अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल होगा इसका, अल्फा प्लस थीटा होगा, कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा। ठीक, अब जब भी कोई कंडक्टर वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करता है, हमें ये पता है उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक, उसमें एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से बाद में एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाता है। और तो और हमें ये भी पता है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में इक्वल भी होते थे, हमें ये दोनों चीजें पता है, हमने पढ़ ली थी, पहले मेथड में ही पढ़ा था। हमें ये भी तो पता है कि वो दोनों फोर्सेस आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते थे और साथ में अपोजिट भी होते थे। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में कैसे होते थे, इक्वल होते थे और अपोजिट होते थे। क्लियर यहां तक, ठीक। अब देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स था उसका फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, वेलोसिटी v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और साथ में साथ इसका एक चार्ज आता है ई नाम का, EVB, याद करिए EVB। और इधर आपके पास क्या था, इधर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज E इंटू कैपिटल ई से ई कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में माइनस का साइन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डेवलप हो रखी है किसके केस में, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के केस में, कंडक्टर की वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड भी, कंडक्टर की वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, वो माइनस के साइन की वजह से आ जाएगा। अब बात करते हैं, क्या एक दो एंड्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल सेटअप नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो सोचो ना यार, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखी है, और
साथ में कोई कंडक्टर है L, तो क्या आपने कोई फॉर्मूला स्टडी नहीं करा? dv इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट dl वैक्टर, क्या आपने ये फॉर्मूला नहीं स्टडी करा? बताइए, dv इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट dl वैक्टर, बिल्कुल करा। तो देखो एज dv इज इक्वल टू माइनस का, वो भी माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद करिए, dv इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर, तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता था, ये याद करो ये चीज थोड़ी सी, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने लोगों ने इलेक्ट्रो स्टडी करा था। तो यहाँ पर ये वही सेम चीज, डी इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आया था। तो ये इक्वेशन होगी सपोज फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी सपोज सेकंड, दोनों को क्या कर दिया अपने लोगों ने, दोनों को इक्वेट नहीं, पहले इक्वेशन को इसमें यूज करो। तो dv विल बी इक्वल टू ई की वैल्यू यहां पुट करी, वेक्टर के फॉर्म में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो क्या मिलेगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लेंथ dl, तो यहां पर dl डाल दी, तो डॉट प्रोडक्ट dl वेक्टर। ठीक, अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेटिंग आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के बाद dv का इंटीग्रेशन v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट का dl वेक्टर का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाती है वेलोसिटी, इधर सॉरी पोटेंशियल, इधर वेलोसिटी क्रॉस b वेक्टर और डॉट इधर आ जाता है l वेक्टर। तो अब आपको पहले तो ये क्रॉस सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक वेक्टर, वेक्टर का डॉट करोगे इस लेंथ के साथ, तो जाके आपको मिलना है पोटेंशियल। तो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है ईएमएफ का वो क्या है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। आपको ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल वी स्ट्रेट अवे मिला इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, कोई उसमें डायरेक्शन का झोला मोला नहीं था, कोई एंगल की आपको लेने देना नहीं थी, क्यों सारे के सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। बट यहाँ पर और ईएमएफ का जो फॉर्मूला आया है वो कुछ ये मिला, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये जो फॉर्मूला आपको अब मिला है, इस फॉर्मूले में वी बी एल आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यह म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो भाई साहब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक, करें आगे, चलो अब देखो थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इनके बेसिस पर, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बाद। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओहो, इतनी मेहनत करवाते हो भाई और पढ़ते हैं बिल्कुल भी नहीं हो। फॉर्मूला याद रखा, क्या था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, याद रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। सपोज ये आपके पास है कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, अब ये रखा आपने वो कंडक्टर, ये है आपके पास वो कंडक्टर, और इसको आप मूव करवा रहे हो समथिंग इधर, किसी वेलोसिटी मूव करवा रहे हो समथिंग किसी वेलोसिटी v से, ठीक है। कंडक्टर के विद रिस्पेक्ट ये एंगल बना रहा है कितना, 37 डिग्री, मान लो कंडक्टर के विद रिस्पेक्ट, इस कंडक्टर के विद रिस्पेक्ट ये किसी एंगल पर मूव कर रहा है, कौन से, v वेक्टर, ठीक है। और तो और साथ में मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी इसकी, साथ में लेंथ गिवन होगी इसकी, ये सब चीजें आपको गिवन है। वेलोसिटी मान लो यार 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, आप इसको मान लो 0.5 टेस्ला है, ठीक, और लेंथ मान लो इसकी है 2 मीटर। पता क्या करना है, पता करना है इसके अक्रॉस का ईएमएफ, ये पता करके बताओ, ईएमएफ पता करके बताओ जल्दी से। करें, चलिए देखो अब ध्यान से। अब ईएमएफ के लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब कईयों के दिमाग में होगा भाई v और b के बीच का एंगल 37 है, नहीं मेरे भाई, ध्यान से देख, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और साथ में मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्स, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्स, कितना एंगल 90, कितना एंगल 90, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो क्या मिला, जस्ट वी बी मिला, जस्ट वी बी, ठीक है। अब
ये VB आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में होगा, ठीक है। बट इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, इसकी रिजल्टेंट क्या होगी भाई, क्रॉस है, क्रॉस है। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर क्रॉस होता है तो रिजल्ट मिलता है दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर। तो वो समथिंग जाएगा इधर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कुछ इधर जा रहा है, इसके भी परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, V वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये मिला V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसके साथ परपेंडिकुलर है ही है, साथ में साथ वेलोसिटी V वेक्टर के भी वो परपेंडिकुलर, ठीक। अब आपका ये डॉट जो है, जो डॉट है L वेक्टर, ये रिजल्टेंट आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये रिजल्टेंट है, इस समय कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डॉट हो रहा है L वेक्टर के साथ। तो इसके डायरेक्शन अभी के लिए क्या है, ये इसका डॉट किसके साथ, इसके साथ है, ये L के साथ है, ये L के साथ है, ठीक। ये L का डॉट करना है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के साथ, तो ये आपके पास एंगल कितना होगा, ये आपके पास एंगल कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप, ये 37, ये 90, तो ये 53 डिग्री मिला, ये 37, ये 90, तो ये 53 डिग्री मिला, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको ओपन करोगे तो मिलेगा VBL cos 53 डिग्री, वाओ कितना इजी था, VBL cos 53 डिग्री। अब cos 53 डिग्री के लिए आपका एक ट्रायंगल बनता है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ये आपके पास 53 डिग्री, ठीक है, ये 3, ये 5, ऑटोमेटिकली ये 4 हुआ, तो cos 53 क्या होगा, cos 53 क्या होगा, 3/5। तो आपको सीधी यहाँ वैल्यू रखनी है, वैल्यूज में वेलोसिटी की वैल्यू 5, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5, लेंथ की वैल्यू 2, cos 53 की वैल्यू 3/5, तो आंसर आ जाएगा 5 से 5 कैंसल, 6 into 0.5 दैट इज 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी आपके पास EMF की वैल्यू कितनी आई, 3 वोल्ट्स। क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कंपटीशंस में, इजीली कर सकते हो, ठीक। अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू की जो कुछ न्यूमेरिकल आते हैं वो भी देख लो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो आपके पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास कोई कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल में ये आपके पास कोई एक आर्म है जो मूवेबल है, ये आपके पास कोई आर्म है जो मूवेबल है, ठीक है। अब इस आर्म को जब अपने लोगों ने मूव करवाना है, और यहां सपोज अपने लोगों ने एक एक्सटर्नल लगा रखा है, इसको मूव करवाना है किसी वेलोसिटी v से, और इसका अपना रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसका अपना रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस की अगर मैं बात करूं तो यह है 20 ओम, हमें ये पता करना है इसके अक्रॉस करंट कितना पास होगा, इसके अक्रॉस करंट कितना पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड B के लिए अगर मैं मान लेता हूं 0.5 टेस्ला, ठीक, स्मॉल r के लिए अगर मैं मान लेता हूं 4 ओम्स, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है, करंट I की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई पहला तो ये काम करो, इस दोनों के एंड्स के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बोले तो EMF, दैट इज डेल V इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू BLV पता करो। अच्छा BLV कैसे निकाल लिया डायरेक्ट, है भाई वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि B L और V आपस में कैसे हैं, B V और L आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपस में जब भी फिजिकल क्वांटिटीज आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए यार, E इज इक्वल टू BLV। तो B की वैल्यू कितनी है भाई 0.5, L की वैल्यू कितनी है, L L L कहाँ है, L L ये होना चाहिए था, इसकी लेंथ आप मान लो 2 मीटर से, चलो ठीक है, तो 2 मीटर। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी 5, तो आपको क्या मिलता है 5 25 25 टू द 50 और एक पॉइंट लगेगा तो 5 आ गया, डेल वी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक। आपके पास डेल वी की वैल्यू है 5, आपको निकालना था करंट, और ये डेल वी बोले तो क्या है EMF है, तो करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है 20 इसका और 4 इसका, तो कितना हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो EMF है आपके पास 5, 20 प्लस 4 गिव्स यू व्हाट 5/24 एम्पियर्स, ये आपको मिला करंट, चेक कर लो एक बार, ये आपको मिल गया करंट। चलिए भाई एक न्यूमेरिकल और करते हैं,
ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल, अगर वो कॉइल कोई हो और वो रोटेट कर रही हो एक मैग्नेटिक फील्ड में, उसके क्रॉस का आपको ईएमएफ पता करना है, ठीक है, और साथ में साथ करंट कितना फ्लो करना है वो पता करना है। सपोज एक कॉइल है, क्लोज्ड कॉइल है, और कैसी है, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, उसकी हर साइड कितनी है, एस, ये मान लो एक, तो ईच साइड इज एस, ठीक। अब वो रोटेट हुई, कुछ इस तरह से कॉइल है, कुछ इस तरह से कॉइल है, अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट। अभी क्या देख रहे हो आप लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स, और आपके पास एक स्क्वायर कॉइल है, और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास हो रही है, ये वाली इतने एरिया की सारी मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास हो रही है। तो इनिशियली यू आर सीइंग दैट आपका जो एंगल थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, इनिशियल एंगल कितना है, 0 डिग्री। बट इन्होंने कहा है फाइंड the induced EMF if the coil is rotated by 60 degrees in 0.2 seconds. Also find the induced current. आपको साथ में साथ ये भी पता करने के लिए कह दिया induced current कितना है, ये भी पता करके बताओ। if small r be the resistance, of the coil। देखो अभी आपके पास एक न्यूमेरिकल आ गया ना, इस न्यूमेरिकल के लिए आपको सबसे पहले क्या पता करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर पता करना है इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ पता कर लिया तो ऑटोमेटिकली यार करंट में तो कुछ भी नहीं है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, साथ में साथ उसकी डायरेक्शन, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन जरूर पता करनी है भाई। डायरेक्शन पता करने के लिए तो लेंस लो नहीं पता है तो पिछली वीडियो जरूर देखो, तब पता चलेगा। और ईएमएफ निकालना नहीं आता है तो फैराडे लॉ देखो, तब पता चलेगा, वो भी पिछली वीडियो में है, ठीक। अब बात आती है कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन थीटा इनिशियली कितना है, 0 डिग्री पर, बट इन्होंने कहा 60 डिग्री पर घुमाओ, इन्होंने कहा 60 डिग्री पर घुमाओ, 60 डिग्री। जैसे आपके पास अगर ये कोई कॉइल है, सपोज ये कोई कॉइल है, इसको घुमाया घुमाया घुमाया, यहां से देखो ये सारी की सारी फील्ड, एक फील्ड यहाँ से आ रही है, एक फील्ड यहाँ से आ रही है। अब अगर मैं घुमाऊंगा, क्या ये फील्ड इसमें से पास हो रही है, ना ना, देखो ध्यान से देखना, ये फील्ड यहाँ से पास हो रही है, कुछ यहाँ से भी पास हो रही होगी, कुछ यहाँ से भी पास हो रही होगी, ठीक है। मैं जैसे इसको घुमा दूंगा, फील्ड तो वही रही, बट घूमने की वजह से नंबर ऑफ फील्ड सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। घूमने की वजह से नंबर ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कहने का मतलब फील्ड कम होने का मतलब फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फील्ड लाइंस कम होने का मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ कह लो चेंज हो जाएगा। और अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर फ्लक्स चेंज हो गया ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। अब इनिशियली थीटा आई की वैल्यू 0 डिग्री और फाइनली थीटा एफ की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। हम दोनों केस में क्या करेंगे, फ्लक्स पता कर लेंगे, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स फाई आई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आई, तो बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ए इसका एरिया जो भी होगा कितना होगा, साइड का स्क्वायर, और थीटा 0 की वैल्यू 1, तो फाइव आई की वैल्यू कितनी हो गई, बी एस स्क्वायर, ये आपके पास फाइव आई की वैल्यू आ गई। सेम टाइम पर मैं फाइनल फ्लक्स भी पता कर लूं। फाइनल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, बी ए कॉस थीटा एफ, एफ बोले तो यहां पर फाइनल एंगल, तो बी साइड का स्क्वायर और कॉस थीटा एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो 60 डिग्री यहां पर आपने लगाया तो कितना मिला, हाफ बी एस का स्क्वायर, कॉस 60 होता है 1/2। अब इन्होंने कहा भाई ईएमएफ निकालना, तो ईएमएफ निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो भाई 0 से 60 पर जाने का टाइम जो लगा वो लगा 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड में 0 से 60 डिग्री तक गए। तो चेंज इन फ्लक्स आपके पास कितना होगा, इनिशियल फ्लक्स माइनस, यहाँ सॉरी फाइनल फ्लक्स माइनस योर इनिशियल फ्लक्स, ठीक, माइनस का साइन अपॉन डेल्टा टी, माइनस का साइन डेल्टा फाइव एफ की वैल्यू कितनी, हाफ बी एस का स्क्वायर माइनस इधर बी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2, माइनस का रिजल्ट अंदर मिलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हाफ बी एस का स्क्वायर अपॉन 0.2, इधर आया 10,
तो भाई 2 5 तो कितना मिला 5/2 bs का स्क्वायर। आपके पास आई ईएमएफ की वैल्यू। ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है, आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड करंट। तो करंट की वैल्यू आई विल बी इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर। ईएमएफ कितना, हाफ बी एस का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये करंट आई की वैल्यू आ गई, करंट आई आ चुका। अब ये करंट आई किस डायरेक्शन में होगा, तो भाई ये पर्टिकुलर करंट एक ऐसी डायरेक्शन में होगा कि अपने ही मोशन को क्या करे, इस तरह से यूज करे कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करे, कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसी को अपोज करे। ठीक है, कॉइल इधर की तरफ घूमेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बढ़ाना है, तो भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ बढ़ानी चाहिए। तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कैसा, कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तभी मैं कह रहा हूँ लेंस लॉ पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ाने के लिए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट होगा तो ऑटोमेटिकली फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अभी पढ़ना है तो उसके बारे में बताइए, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द चैनल, ऑल द बेस्ट।